गुड मॉर्निंग बच्चों, सबको नमस्कार। अब बच्चों थोड़ी देर में आप देखते हैं गुड आफ्टरनून का समय होने वाला है और शुरू करते हैं अपनी बात। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक को खोलो बच्चों और मुझे ये बताओ कि हम कहां तक पढ़ चुके थे। तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर काठमांडू इसके बारे में बच्चों चौथा पैराग्राफ जो फोर्थ पैराग्राफ वो कंप्लीट पढ़ाया और फिफ्थ भी पढ़ा दिया था। अब बच्चों जो सिक्स्थ पैराग्राफ है ये तो देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो गया था, है ना। फिर भी एक बार इसका थोड़ा सा ट्रांसलेशन बता देता हूं। आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल। तो बच्चों आपको बताया गया है कि एक शब्द है स्क्वायर। अब आप बच्चों मैथ में क्या करते हो, स्क्वायर यानी पढ़ते हो वर्ग, ठीक है। वर्ग है तो वर्ग है तो बताओ वर्ग कैसा है। ये वर्ग, इसकी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये सारी भुजाएं बराबर है तभी तो वर्ग बनेगा। तो ये क्या है बच्चों, एक प्रकार का मैदान है ये। तो वो कहता है आई लुक एट द फ्लूट सेलर, अर्थात मैं बच्चों किसकी ओर देख रहा हूं। अब आप कहोगे सर यहां लुक में आईएनजी तो आ ही नहीं रहा, फिर आप इसको देख रहा हूं क्यों बोल रहे हो। बच्चों लुक में आईएनजी आ भी नहीं रहा और जनरली क्या है बच्चों कि लुक में आईएनजी आता भी नहीं है। हालांकि दो अर्थ होते हैं उसके लुक के, एक अर्थ होता तब नहीं आता और दूसरे अर्थ में आता। देखो बच्चों ये लुक है और ये भी लुक है। अब आप जानते हो इस लुक का मतलब तो क्या होता है, देखना, और जब इसका मतलब देखना तब तो आईएनजी जोड़ा जा सकता है। आई लुक, आई एम लुकिंग, दे आर लुकिंग एट मी, वो मेरी ओर देख रही है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि तुम बड़े खूबसूरत लग रहे हो, तब मैं ये नहीं कह सकता यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम। लड़का है तो और लड़की है तो यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ये नहीं कह सकता, यू लुक वेरी ब्यूटीफुल कहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लुक का मतलब एक होता है बच्चों SEEM और एक होता है SEEC, समझ गए। तो शी इज लुकिंग एट मी माने शी सीइंग एट मी, तो बच्चों माने शी इज सीइंग एट मी, लेकिन सी में एनजी नहीं जुड़ेगा लेकिन लुक में जरूर जुड़ जाएगा। लेकिन बच्चों यहां जो देखो लुक का मतलब क्या है, सीम माने प्रतीत होना या दिखाई देना। जैसे मैं कहता हूं शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं आएगा। अब लुक को हटाओ और बच्चों इसकी जगह रखो सी सीम्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत प्रतीत होती है। और बच्चों यहां पर एक तीसरा शब्द लगाओ एपियर। एपियर यानी क्या होता है, शी एपियर्स ब्यूटीफुल। तो एपियर का मतलब बच्चों दिखाई देना होता है और एपियर का मतलब क्या होता है भाई, प्रकट कृपाला दीन दयाला गॉड एपियर्ड, तो बच्चों भगवान प्रकट हुए, तो एपियर यानी होता है प्रकट होना। और बच्चों आई एम गोइंग टू एपियर इन द यूपीएससी एग्जाम दिस ईयर, इस वर्ष में यूपीएससी की परीक्षाओं में एपियर होने जा रहा हूं। तो समझ गए क्या, एपियर का मतलब बच्चों किसी परीक्षा में बैठने के लिए, किसी परीक्षा में आप शामिल होते हो वहां भी एपियर का प्रयोग करते हो। एपियर माने जब कोई प्रकट होता है, डिसएपियर का मतलब जब कोई अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है, नदारद हो जाता है, तब आप डिसएपियर का प्रयोग करते हो। और सीम बच्चों जानते हो क्या खूब लगती हो, तो लगती हो माने प्रतीत होती हो माने दिखाई देती हो, इस प्रकार का सेंस लाने के लिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए, सीम का। समझ गए। जैसे मैंने आपको कहा कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, तो लगने लगे तो बच्चों बिगेन टू सीम, बिगेन टू सीम, SEEM, सीम माने लगना, प्रतीत होना, दिखाई देना, ऐसा इसका मीनिंग होता है, ठीक है। आई लुक एट द फ्लूट सेलर, अर्थात मैं उस बांसुरी विक्रेता की ओर देखता हूं, ठीक है। हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, अर्थात वहां एक होटल है, उस होटल के पास एक चबूतरा है। ये चबूतरा या चबूतरा बच्चों जनरली क्या होता है कि ये इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है ये। तो ये बच्चों एक प्रकार का क्या आयताकार नहीं, स्क्वायर के जैसा है, वर्ग के जैसा एक प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर एक बांसुरी विक्रेता क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है, मैं उसकी ओर देखता हूं। इन हिज हैंड, और बच्चों उसके हाथ में क्या है, इन हिज हैंड इज अ पॉल, इन हिज हैंड इज अ पॉल,
अब बच्चों यहां देखो ये सेंटेंस की बनावट पे आप विचार करो, इस वाक्य की बनावट और बुनावट में क्या है कि बच्चों जैसे मैंने आपको कहा कि इन हिज हैंड इज ए पोल। अब बच्चों पोल के पहले इसका प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हो इसमें सहायक क्रिया का हेल्पिंग वर्ब का इन्वर्जन हो रहा है, उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले हो रहा है, क्योंकि इन हिज हैंड तो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो बाद वाला पार्ट था जिसको आगे ठोक दिया वाक्य में। तो बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। अब मैं इस वाक्य को पोएटिक बनाने के लिए क्या करूंगा, आउटसाइड आर चिल्ड्रन प्लेइंग। आउटसाइड जो बच्चों वो जो एडवर्बियल वाला पोर्शन था उसको जब हम बाहर लाते हैं, सब वाक्य के शुरू में ले आते हैं, तब क्या होता है बच्चों, सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता से पहले होता है, हालांकि वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आता है। अगर आप किसी सेंटेंस को बच्चों नो से स्टार्ट करते हो, नेवर से स्टार्ट करते हो, शेल्डम से स्टार्ट करते हो, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली या किसी भी नेगेटिव सेमी नेगेटिव वर्ड से शुरू करते हो, तो भी क्या होता है, एचवी का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले होता है। जैसे शी नेवर केम हियर बिफोर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब नेवर से शुरू करो, नेवर डिड शी कम हियर बिफोर, नेवर डिड शी कम हियर बिफोर। क्या समझे, अगर किसी सेमी नेगेटिव वर्ड से या किसी एडवर्बियल फ्रेज से जो जनरली सेंटेंस के बाद में आते हैं, अगर आप उनसे वाक्य को शुरू करते हो और सब्जेक्ट को जो है वाक्य के शुरू में नहीं रखते हो, तो ऐसे में बच्चों क्या हो जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका क्या हो जाता है बच्चों, इन्वर्जन हो जाता है, अर्थात उसका प्रयोग सब्जेक्ट के पहले किया जाता है। इन हिज हैंड इज ए पोल, तो बच्चों ए पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप from which 50 or 60 बांसुरीज protrude in all directions is in his hand। ये वाक्य यूं था, कहने का मतलब बच्चों आप समझ गए ना कि वो क्या करता है कि एक पोल है उसके पास, यूं एक पोल होता है जिसको जमीन पे टेक टेक के चलता है, बांस का होता है, बांस की डंडी, ये पोल क्या बच्चों, बांस की डंडी है। अब इसके ऊपर बच्चों ये बड़े कलात्मक तरीके से क्या करता है, ऐसे बांसुरियां सजाता है, फिर इस पे एक बांसुरी, फिर इस पे एक बांसुरी, फिर इस पे एक बांसुरी, फूल एक प्रकार से बांसुरियों का बच्चों फूल बना लेता है, और ये ऐसा लगता है जैसे कृत्रिम कोई खजूर का पेड़ हो, और इसको टेक टेक के क्या करता है, जमीन पर चलता है। ठीक है, तो आज मैं जब तुमको पढ़ाने आ रहा था तो बच्चों अशोकपुर रोड के ऊपर ऐसा ही एक बांसुरी वाला है ना, वो ऐसे कर करके चल रहा था, बहुत सारी बांसुरियां लेके जा रहा था, तो मुझे ये बात याद आ गई, आप वाली बात याद आ गई मुझे। इन हिज हैंड यानी उसके हाथ में इज अ पोल, अर्थात उसके हाथ में एक बांस का डंडा है, विद एन अटैचमेंट एट द टॉप, जिसके यहां पर क्या बच्चों एक अटैचमेंट है। अटैचमेंट का मतलब है कोई एक ऐसी चीज कपड़े की, कपड़े का जैसे आप बच्चों इंडा होता है, इंडा, उस इंडा या इंडी के ऊपर क्या करते हैं अपन, मटकी को रखते हैं ना, तो वैसे ही कपड़े का कोई इस प्रकार का यहां लगा हुआ है जिसमें कई छेद बने हुए हैं, और उन छेदों के अंदर क्या करता है, वो बांसुरियों को खोसता है, उनको घुसाता है और उनको क्या बच्चों सजा लेता है। ठीक है, एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्रूड इन ऑल डायरेक्शन, जिससे क्या होता है बच्चों 50 या 60 बांसुरियां सभी दिशाओं में, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, यानी सभी दिशाओं में चतुर्दिक प्रोट्रूड हो रही हैं, अर्थात बच्चों बाहर की ओर निकल रही हैं, अर्थात बच्चों दिखलाई दे रही हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना, और आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, लाइक द क्विल्स ऑफ ए पोर्क्यूपाइन, ये बच्चों उपमा है, ये उपमा है, ये बच्चों सिमिली है। सिमिली का मतलब इसकी तुलना किससे कर रहा है वो, ये सब देखो SIMILE, ये अलंकार है बच्चों, दिस इज द नेम ऑफ अ फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच का नाम है, हिंदी में इसको उपमा अलंकार कहते हैं। तो होता क्या है बच्चों, जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये तो राधा है, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये सुधा है। अब आप कहो कि सब राधा सुधा के समान सुंदर है, तो अंग्रेजी में क्या कहोगे, राधा इज एज ब्यूटीफुल एज सुधा, ये भी कह सकते हैं कि राधा इज ब्यूटीफुल लाइक सुधा। अब बच्चों दोनों के बीच में तुलना हो रही है, तो आप कहोगे यहां पर सिमिली है, लेकिन बच्चों ये सिमिली नहीं है, यहां तो केवल क्या है, कंपेरिजन है। पूछो क्यों, क्योंकि बच्चों सिमिली इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों की क्या है बच्चों, ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है, ये भी लड़की ये भी लड़की, तो लड़की लड़की ये जैसी होगी। लेकिन आप ये कहो कि ये राधा है, और राधा बच्चों किसकी समान खूबसूरत है, आप बच्चों ये कहो कि राधा जो है मून मानी चांद के समान है।
गुलाब के फूल के समान है, इंद्र की अप्सरा के समान है, अगर ऐसी बातें आप बोलोगे तब जाकर के इसमें क्या बनेगी, शिमिली बनेगी। तो शिमिली का मतलब उपमा अलंकार होता है बच्चों, ये दो सजातीय व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना नहीं होती है, बल्कि दो विजातीय व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य तुलना होती है। अंग्रेजी में बोलेंगे बच्चों, व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, अर्थात जब हम कहते हैं कि लाइफ इज जस्ट लाइक ए बैटलफील्ड, यानी जिंदगी क्या एक रणभूमि की तरह है, तो बच्चों जिंदगी अलग चीज है, रणभूमि अलग चीज है, तो यहां पर क्या बनेगा, सिमिली बनेगा। तो व्हेन ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स, या व्हेन टू डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जब उनकी क्या की जाती है बच्चों, तुलना की जाती है, तो आप इसका प्रयोग करते हो, तो बच्चों आप इसका प्रयोग करते हो। ठीक है, तो देखो आगे क्या लिखा है कि लाइक द क्यूल्स ऑफ ए पोर्क्यूपाइन। तो बच्चों पोर्क्यूपाइन शब्द जो मैंने आपको बताया था कि एक झाऊ मुस्सा होता है, उस झाऊ मुस्से के जो कांटे होते हैं उसकी तरह से जो है सारे के सारे सभी दिशाओं के अंदर बांसुरियां निकली हुई है। दे आर ऑफ बंबू, वो किससे बनी हुई है, बांस से बनी हुई है। देर आर क्रॉस फ्लूट्स, बच्चों क्या है, देर आर क्रॉस फ्लूट्स का मतलब चौमुखी बांसुरियां हैं। एंड रिकॉर्डर्स, रिकॉर्ड है फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, समय समय पर बच्चों क्या करता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम को अंडरलाइन करके इसका मतलब लिखना, समय समय पर। He stands the pole on the ground, अर्थात वो टेकता है किसको, उस बांस के डंडे को बच्चों जमीन पर टेकता है। टेक टेक के, जैसे लकड़ी टेक टेक के बड़ा आदमी बढ़ता है ना, इसी प्रकार से वो उसको जमीन पर टेक टेक के आगे बढ़ता है, वो बच्चों उसको जमीन पर टेकता है। सेलेक्ट्स अ फ्लूट, एक बांसुरी छांटता है। एंड प्लेज फॉर ए फ्यू मिनट्स, और कुछ एक मिनटों के लिए बच्चों क्या करता है, बांसुरी बजाता है। बांसुरियां अब वही पुकारे, तो बच्चों बांसुरी बजती है ना, बांसुरियां बजती है, बांसुरी को बजाता है, और बच्चों आगे क्या होता है, आगे बच्चों ये होता है कि द साउंड राइजेज, अर्थात वो धुन या वो सरगम, वो बच्चों बांसुरी की जो तरन्नुम है वो उठती है, राइजेज माने उठती है, क्लियरली माने स्पष्ट रूप से, अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, अबाउट द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक माने यातायात के शोरगुल, एंड होकर्स क्राइज, और जो अन्य फेरी वाले हैं उनके द्वारा की जाने वाली, उनके द्वारा चिल्लाने की जो आवाज है, उस आवाज के ऊपर वो बांसुरी की तरन्नुम या बांसुरी की बच्चों वो जो सरगम है वो उनके ऊपर क्या हो जाती है, छा जाती है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है। बच्चों कैसे बजाता है, ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है। प्ले यानी खेलता नहीं है वो, क्योंकि बांसुरी खेली नहीं जाती है, बांसुरी बजाई जाती है। ही प्लेज स्लोली, वो धीरे धीरे बजाता है। मेडिटेटिवली, वो बच्चों आत्ममग्न होकर, अपनी धुन में डूबकर, अपने आप में बच्चों क्या है, अपने आप में डूब कर क्या करता है, वो डूब करके बजाता है। विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, और जब वो बजाता है तो वो दिखावा नहीं करता है। विदाउट एक्सेसिव मनी होता बच्चों, विदाउट मच, एक्सेसिव मनी ज्यादा, और डिस्प्ले यानी होता दिखावा। तो बिना ज्यादा दिखावे के, दिखावाबाजी नहीं करता, वो चुपचाप बजाता है। वो अपनी मस्ती में बजाता है, वो अपनी मस्ती में बजाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, ही डज नॉट शाउट फॉर हिज वेयर्स, अर्थात वो अपना माल बेचने के लिए चिल्लाता नहीं, आओ मेरी बांसुरियां ले लो, आओ मेरी बांसुरियां ले लो, ऐसे नहीं चिल्लाता वो तो बांसुरियां बजाता है। और उस बांसुरी को जब वो बजाता है तो उसकी धुन को सुन करिए बच्चों, जब कोई बाप बेटा जा रहा होता है तो बच्चा जो बेटा वो मचल जाता है, छोटा है मचल जाता है कि क्या लूंगा, बांसुरी लूंगा। ऐसे बच्चों को अपनी धुन से क्या करता है, बच्चों के चित्त को आकर्षित करता है, और बड़ों के चित्त को भी आकर्षित करता है। कीजनली माने बच्चों क्या होता है, कभी कभी। ध्यान दो बच्चों, ये स्पेलिंग कई परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसमें सी 2 बार आएगा, लेकिन ऐसे एक ही बार आएगा, और एल भी 2 बार आएगा। इस स्पेलिंग पे गौर करो बच्चों। देखो यह है OCCASIONALLY। अब आपको क्या दिया जाता है, OCCASSI, तो आप बच्चों पकड़ो, डबल एस नहीं है, सिंगल एस है। आपको दिया जा सकता है OCASSI, तो भी पकड़ो। ये अकेजनली यानी होता है बच्चों समटाइम्स। क्या अर्थ होता है इसका, समटाइम्स। और बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं अकेजन और अकेजनल और अकेजनली। अकेजन मानी क्या होता है बच्चों, कोई मौका या अवसर, तो एक नाउन हुआ ना। जब आप उसमें एल जोड़ोगे अकेजनल तो क्या बन जाएगा, वो बच्चों बन जाएगा एक एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव में फिर एलवाई जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। तो बच्चों ये क्या हुए, ये एडवर्ब हुए। समटाइम्स कह दो,
या कह दो ओकेजनली। तो ओकेजनली बच्चों को क्या करता है, जरा ध्यान देना। ओकेजनली क्या करता है तो बताया गया बच्चों, ही डज नॉट शाउट आउट इज वेयर्स, अर्थात वो चिल्ला चिल्ला के अपना माल नहीं बेचता। ओकेजनली ही मेक्स ए सेल, अर्थात बच्चों कभी कभी क्या करता है, कभी कभी बच्चों सामान बेचता है, कभी कभी कोई आ जाता है तो सामान बेच देता है गिराए को, बट इन ए क्यूरियसली ऑफेंडेड वे, बट इन ए स्ट्रेंजली केयरलेस वे। लेकिन बच्चों बड़े विचित्र, लेकिन बच्चों बड़े ही विचित्र और लापरवाही पूर्ण तरीके से, बड़े ही लापरवाही पूर्ण तरीके से, है ना, वे इन तरीका एज इफ, मानो दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज। मानो बच्चों ये सब क्या हो, मानो ये सब बच्चों दिस वर। तो देखो बच्चों, जब किसी वाक्य में एज इफ का प्रयोग होता है, क्या आता है, एज इफ, तो आगे बच्चों जो सब्जेक्ट है ना, वो चाहे सिंगुलर नंबर ही क्यों ना हो, अगर बच्चों आपको वाज बुलवा रहा है, वाज या वर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर का प्रयोग करना पड़ेगा, वाज का नहीं। एज इफ में भी ऐसा होता है और इफ में भी ऐसा होता है। इसका मतलब होता है मानो, और इसका मतलब होता है बच्चों काश। जैसे अपन कहते हैं काश में इस देश का क्या होता, प्रधानमंत्री होता, तो इफ आई वाज नहीं, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बच्चों वर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इफ आई वर ए मिलेनियर, यदि मैं क्या होता बच्चों, यदि मैं एक मिलेनियर होता, यदि मैं करोड़पति होता, तो मैं ये करता, मैं वो करता, है ना। तो बच्चों ये शब्द जरा मिलेनियर पे भी गौर करो, MILLIONNAIRE। तो बच्चों ये गलत है, इसमें डबल एन नहीं आएगा, सिंगल एन आएगा, ध्यान देना इस बात पे। इफ आई वर ए मिलेनियर, ये भी स्पेलिंग पूछी जाती है, तो यदि मैं एक करोड़पति होता, तो ऐसे बनाते हैं आप, ठीक है बच्चों। और एज इफ का मतलब बताया मैंने आपको, मानो होता है, और इफ का मतलब का ये होता है। तो बच्चों ये इसको सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। तो इस क्रम में बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों फिर मैं आ गया हूं आपके सामने। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा था बच्चों, एक तो है इफ और एक है एज इफ। तो मैंने कहा इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो बच्चों आवाज नहीं वर आ रहा है। और बच्चों शी टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करती है एज इफ शी वर माई बॉस, तो शी के बाद में आवाज नहीं बल्कि वर आ रहा है। इस प्रकार की जो बनावट है बच्चों, इसका मतलब मानो और इसका मतलब काश होता है। तो यहां बच्चों किसी संभावना की क्या की जाती है, कोई भी जो संभावना है ना बच्चों, उसकी इसमें क्या है कि कोई उत्प्रेक्षा की जाती है, अर्थात किसी बात की संभावना की जाती है। तो आप क्या करते हो कि इस प्रकार का जो मूड है उसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, सबजंक्टिव मूड। ध्यान दो बच्चों, ये शब्द आपके आगे काम आएगा। अभी तो इतना ही जान लो कि इस प्रकार का जो मूड होता है, इस प्रकार का मूड, ऐसे इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या मान सकते हैं, सबजंक्टिव मूड होता है, ठीक है। सबजंक्टिव मूड होता है बच्चों, इनमें क्या होता है, कोई संभावना झलकती है। सबजंक्टिव मूड का मतलब होता है इनमें किसी प्रकार की कोई संभावना झलकती है। तो बच्चों बताया गया, देखो केसनली ही मेक्स ए सेल, अर्थात बच्चों कभी कभी वो कोई बिक्री भी करता है, बट परंतु इन क्यूरियसली, परंतु बच्चों इन क्यूरियसली का मतलब होता है विचित्र रूप से। ऑफ हैंडेड का मतलब होता है लापरवाही, ऑफ हैंडेड वे का मतलब होता है लापरवाही पूर्ण तरीके से। परंतु बच्चों बड़े विचित्र, परंतु बच्चों बहुत विचित्रता पूर्वक, बड़े लापरवाही पूर्ण तरीके से वह माल बेचता है। एज इफ, मानो दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, मानो ये सब बातें तो क्या हो, उसके एंटरप्राइज माने उसका जो बिजनेस है, उसका जो काम है, उससे ये सब बातें तो क्या हो बच्चों, ये सब बातें तो इंसिडेंटल माने प्रासंगिक हो। कहने का मतलब ये हुआ कि भाई वो जो काम करता है, उस काम का बच्चों ये जो बेचना है, थोड़ा बहुत माल बेचना, ये सब तो मानो
उस काम के प्रति क्या हो बच्चों, प्रासंगिक हो, अर्थात उस काम का पार्ट एंड पार्शल हो, उस काम का कोई छोटा मोटा पार्ट हो। तो बच्चों यहां पर एक शब्द आ रहा है इंसिडेंटल। क्या आ रहा है? इंसिडेंटल टू। ये टू भी याद करो, क्योंकि इंसिडेंटल विद नहीं होता, इंसिडेंटल टू होता है। तो इसका मतलब होता है बच्चों किसी चीज से प्रासंगिक, जिसको आप क्या कह सकते हो, रिलीवेंट। रिलीवेंट टू, वो इस प्रकार से सामान बेचता है, बिल्कुल विचित्रता, बिल्कुल ही अजीब और लापरवाहीपूर्ण तरीके से सामान बेचता है, एज इफ ऑल दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज, या ऑल दिस वर रिलीवेंट टू हिज बिजनेस। मानो ये सब बातें बच्चों उसके बिजनेस या उसकी जो तिजारत या उसका जो व्यापार या उसका जो व्यवसाय है छोटा मोटा, उस व्यवसाय से ये सब चीजें मानो कि कोई प्रासंगिक हो, है ना। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ, ब्रेक ऑफ यानी बच्चों समटाइम्स ही स्टॉप्स, कभी कभी वो बंद कर देता है क्या, प्लेइंग, कभी कभी बच्चों वो बजाना बंद कर देता है। समटाइम्स ही स्टॉप्स प्लेइंग द फ्लूट, अर्थात बच्चों कभी कभी वह बांसुरी बजाना बंद कर देता है। क्यों? इन ऑर्डर टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, क्योंकि पास में जो फल विक्रेता ठेले वाला, उससे बातें करने के लिए कभी कभी वह बांसुरी बजाना बंद कर देता है। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ, आई मीन समटाइम्स ही स्टॉप्स प्लेइंग टू टॉक इन ऑर्डर टू टॉक टू द फ्रूट सेलर, अर्थात पास में जो फल विक्रेता है उससे बातें करने के लिए कभी कभी क्या करता है बच्चों को, बांसुरी बजाना बंद कर देता है। आई इमेजिन दैट, मैं ये कल्पना करता हूं कि, मैं ऐसा मानता हूं कि दिस हैज बीन मनी, ये रहा होगा या रहा है, द पैटर्न मनी होता है द स्टाइल ऑफ हिज लाइफ, मनी उसकी जीवन की, फॉर इयर्स का मतलब कई वर्षों से। मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि कई वर्षों से उसके जीवन का यही ढंग रहा है। सुबह पहले आ जाता होगा, रोड पे घूमता है, ऐसे कोई आता है तो उसको बांसुरियां बेच देता है, और मुझे तो लगता है कि युगों युगों से उसके जीवन का यही ढंग रहा होगा। ही हैज बीन फॉलोइंग द सेम पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर मेनी ईयर्स, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कई सालों से बच्चों को क्या कर रहा है, वो अपने जीवन को एक ही अंदाज से जी रहा है। यही अंदाज है उसकी जिंदगी का, पैटर्न नहीं होता, अंदाज या शैली, उसके जीवन की शैली यही है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, मेरा मन बच्चों क्या हो जाता है कि उस दृश्य से क्या होता, आबद्ध हो जाता है, और बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए अपने आप को सेपरेट करना, कहां से बच्चों, उस विहंगम दृश्य से। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, अर्थात ये काम मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, टू टीयर माई सेल्फ अवे दैट आई कैन सेपरेट माई सेल्फ फ्रॉम द स्क्वायर, अर्थात वो जो चूत्रा है, उस चूत्रे के आसपास से अपने आप को पृथक करना मेरे लिए मुश्किल बन जाता है, क्योंकि मैं बांसुरियों का दीवाना हूं। ये बांसुरी की आवाज जब भी सुनता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं सब कुछ भूल जाता हूं, और मैं उस बांसुरी की धुन के साथ में खुद भी झूम जाता हूं। तो फ्लूट म्यूजिक यानी बांसुरी का संगीत ऑलवेज डज, हमेशा ही करता है, दिस माने ऐसा, टू मी यानी मेरे साथ, यानी का मतलब ये हुआ बच्चों की जो बांसुरी का संगीत है, बांसुरी का तरन्नुम है, वो हमेशा ही मेरा यही हाल कर देता है कि मैं उसमें डूब सा जाता हूं। इट इज एट वंस, बांसुरी का संगीत कैसा होता है बच्चों, इमीजिएट। इस एटवंस का मतलब लिखो बच्चों, इमीजिएट यानी होता तात्कालिक। ये बांसुरी का जो बच्चों क्या है, ये जो बांसुरी का जो म्यूजिक है, ये कैसा है, ये है बच्चों एट वंस। इसका दूसरा मतलब लिखो इमीजिएट, मतलब ये हुआ कि जो बच्चों ये जो बांसुरी है उसका तरन्नुम कैसा है, तात्कालिक है, और है बच्चों कैसा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब जानते हो, वर्ल्डली, यानी बच्चों पूरी दुनिया में एक जैसा है। आप पाकिस्तान जाओ तो आपको ये बांसुरियां वहां भी मिलेंगी, और इन बांसुरियों की आवाज के दीवाने पाकिस्तान में मिलेंगे। आप बच्चों इंग्लिस्तान जाओ तो उधर भी मिलेंगे, आप जापान जाओ उधर भी मिलेंगे, चीन में भी मिलेंगे। तो बांसुरियां बच्चों आप जानते हो, इस संसार की ऐसी कोई कल्चर या ऐसी कोई सभ्यता, ऐसी कोई तहजीब नहीं है जिसमें उस तहजीब या वो जो संस्कृति है उसके अनुसार अलग अलग प्रकार की बांसुरियों का निर्माण नहीं हुआ हो। हमारी बांसुरियों की तो बात ही और है, हमारी तो वृंदावन में बसती है, ठीक है बच्चों। और फिर कान्हा ने बंसी बजाई और राधा सुनकर ये कहाँ आई, जमुना के तट के ऊपर बागी बागी आई, तो अपनी अलग बात है। तो बच्चों ये बताया गया है जी ये बांसुरी कैसी है, बांसुरी के बारे में बता रहा हूं। इट इज, इट का मतलब बच्चों ये है क्या, बांसुरी का म्यूजिक, उसको इट कह रहा है। द वर्ड इट हियर रेफर्स टू द म्यूजिक ऑफ
फ्लूट्स अर्थात बांसुरियों का जो संगीत या जो बांसुरी का तरन्नुम है, ये क्या करता है बच्चों? ये बच्चों कैसा है? ये एडवांस मानी हुई म्यूजियट है, द मोस्ट यूनिवर्सल। ये बच्चों सर्वाधिक क्या है? सार्वभौमिक है। एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स, और बच्चों सभी प्रकार की आवाजों में खास है। सभी प्रकार की आवाजों में खास आवाज किसकी आवाज है बच्चों? लेखक के अनुसार बांसुरी की आवाज। बांसुरी की जो आवाज है बच्चों क्या करती है? हमारे दिल को बिल्कुल दीवाना कर देती है। जैसे नागिन क्या करती है? नागिन बच्चों उसके ऊपर क्या करती है? आप जानते हो ना, वो पुंगी बजाता है सपेरा और नागिन उसके ऊपर झूमती है। कहते हैं हिरण का जब कोई शिकार करता है शिकारी तो उसको संगीत सुनाता है, और हिरण क्या करता है? संगीत में झूमता है, और मौका पा करके शिकारी क्या करता है बच्चों? आखिर तक उसको मार डालता है। तो ऐसी बातें हैं। संगीत वो साधना है कि आदमी उसमें डूब जाता है। आगे बच्चों क्या बात कह रहा हूं मैं, देयर इज नो कल्चर दैट, यहां बच्चों एक खास बात समझ लेना, देयर इज नो कल्चर। ये जो नो शब्द आ रहा है ना बच्चों, इस नो शब्द के कारण ही यहां दैट आ रहा है बच्चों। यहां हु नहीं आ सकता, यहां विच नहीं आ सकता। बात समझ में आ रही है? हु और विच के बदले दैट का प्रयोग किया जाएगा अगर वाक्य में नो शब्द आ रहा है तो। अगर किसी वाक्य में बच्चों नो आ रहा, नथिंग आ रहा, नेवर आ रहा है, तो आपको हु या विच का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो बच्चों देयर इज नो कल्चर इन द वर्ल्ड, अर्थात इस दुनिया में ऐसी कोई संस्कृति नहीं है दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, जिसकी अपनी बांसुरी नहीं है। द रीड ने, तो रीड ने का मतलब क्या होता है बच्चों? रीड का मतलब आप जानते हो, सरकंडा, पोला, बांस का पोला सा उसको पोला करते हैं और बच्चों उसकी बांसुरी बनाते हैं। तो रीड ने का मतलब बांसुरी है। तो कहता है इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई कल्चर नहीं है जिसकी अपनी प्रकार की बांसुरी नहीं है। द रिकॉर्डर, जिसका अपना रिकॉर्डर नहीं है, नहीं बांसुरी नहीं है। रिकॉर्डर कर दो चाहे बांसुरी कर दे की बात है। द जापानीज, अब बच्चों आपसे एक सवाल पूछते हैं हम कि जापान के अंदर जो बांसुरियां हैं उनका नाम क्या है? तो बच्चों SHAKU, तो क्या हो जाएगा? शकू। और बच्चों शकू है तो बच्चों शकुएची, शकुएची। समझ में आ गया? हमारी बांसुरी का नाम तो बच्चों आप जानते हो, लेकिन जापान के अंदर जो खास बांसुरियां हैं दे आर नोन शकुएची, उनको बच्चों शकुएची कहते हैं। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूजिक, और बच्चों हमारे हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत है उसकी बड़ी गहरी गहरी बांसुरियां होती है। अलगोजे होते हैं बच्चों, यूं यूं बजाते हैं अलगोजे। पता नहीं कब सांस ले लेता है अलगोजे बजाने वाला। तेजा जी आते हैं तब उससे पहले अलगोजे बजते हैं और गाल फूलते हैं किनके? बजाने वालों के, ऐसे जैसे दौड़ ही चल रही है। तो ये बातें हैं बच्चों। द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, अर्थात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की बहुत ही गहरी बांसुरी होती है। क्लियर और ब्रेदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, आप दक्षिण अमेरिका में जाइए, वहां पर बच्चों आपको क्या मिलेगी? क्लियर मानी स्पष्ट रूप से, ब्रेदी यानी हवा वाली बांसुरियां। आप बच्चों साउथ अमेरिका में जाएंगे तो आपको वहां पर स्पष्ट रूप से हवा वाली बांसुरियां जो है वहां आपको मिलेगी, है ना। और बच्चों हाई पिचड चाइनीज फ्लूट्स, और चीन में जाएंगे तो वहां की बांसुरियां क्या बच्चों? हाई पिचड यानी होता है उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाली। उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाली जो बांसुरियां हैं बच्चों वो कहां मिलेंगी आपको? वो बच्चों ये ड्रैगन नाम का देश है ना, ड्रैगन, DRAGON, ड्रैगन माने अजगर। तो ड्रैगन किसको बोलते हैं? हम चीन को बोलते हैं। कंगारू किसको बोलते हैं? कंगारू वो है ना ऑस्ट्रेलिया। और बच्चों हम क्या हैं? हम ध्वनि हैं। ईच एज, देखो बच्चों ईच, अगर कोई किसी भी वाक्य के शुरू में ईच आ रहा है तो वो सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए आगे क्या आ रहा है? हेज आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा है? और बच्चों ईच शब्द के बाद में कोई दूसरा नाउन नहीं आ रहा, इसलिए एडजेक्टिव नहीं है, ये डिटरमिनर भी नहीं है, ये यहां पर बच्चों प्रोनाउन का काम कर रहा है। ईच माने प्रत्येक। अब आप कहोगे साहब कौन सा प्रोनाउन? अरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच और एवरी के बाद अगर किसी नाउन का प्रयोग नहीं किया गया है और वो प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, तब आप उसको कहोगे डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाजन वाचक या प्रत्येक सूचक। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये क्या होते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। तो ईच एज इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग, यानी बच्चों हर बांसुरी जो है ना उसकी एक खास फिंगरिंग का मतलब उंगली संचालन करने का एक अंदाज होता है। प्रत्येक बांसुरी का अंगुली संचालन का एक विशेष कायदा होता है एंड कंपास। और बच्चों उसका क्या होता है? एक विशेष विस्तार क्षेत्र होता है। कंपास माने होता है बच्चों विस्तार क्षेत्र, यानी जद का मतलब होता है अपनी हद। आगे चलाएंगे। इट व्यूज इट्स ऑन एसोसिएशंस। और बच्चों ये जो बांसुरियां ये क्या करती हैं? ये स्वयं अपने बंधन, अपने रिश्ते, अपने संबंध बनाती हैं। व्यू माने होता है बच्चों
बुनना। इट व्यूज इट्स ऑन एसोसिएशन, अर्थात बांसुरी का संगीत जो है बच्चों क्या करता है, वो स्वयं अपना संसार बनाता है। एसोसिएशन का मतलब स्वयं अपना ताना बाना बुनता है। स्वयं अपना क्या करता है बच्चों, स्वयं अपना ताना बाना बुनता है। यट परंतु तो भी, टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी, परंतु बच्चों फिर भी इट सीम्स टू मी, अर्थात मुझे ऐसा लगता है। बता तुझे कैसा लगता है। तो इट सीम्स टू मी अर्थात मुझे ऐसा लगता है क्या, कि यट यानी तो भी, टू हियर एनी फ्लूट इज टू बी ड्रॉन इन टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। फिर भी लेखक कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बांसुरी की आवाज को सुनने का मतलब है खिंचा हुआ चले जाना। किसमें, इन द बच्चों कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड का मतलब होता संपूर्ण मानव जाति की। कॉमनैलिटी का मतलब क्या होगा, संपूर्ण मानव जाति जो है बच्चों उसके सहसंबंध के सागर में डूब जाना। फिर भी मुझे ऐसा न जाने क्यों लगता है कि बांसुरी की धुन को सुनना ठीक वैसा ही है कि खिंचा हुआ चला जाना टू द कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी संपूर्ण मानव जाति की जो बच्चों क्या है, जो सहसंबंध का सागर है उसकी ओर खिंचे हुए चले जाना। टू बी मूव्ड बाय द म्यूजिक, संगीत के द्वारा बच्चों प्रभावित होना। क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेज, क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, यानी जो मनुष्य की आवाज के जो सेंटेंस होते हैं, वाक्य, या मनुष्य की आवाज के जो फ्रेजेज मानी क्या होते हैं बच्चों, वाक्यांश होते हैं। तो बिल्कुल है ना, क्लोजेस्ट इनका मतलब बिल्कुल घनिष्ठ रूप से उनको, मतलब उनको सुनना, यानी संगीत से प्रभावित होने का मतलब क्या है बच्चों, देखो यहां बताया गया है कि टू बी मूव्ड बाय म्यूजिक, यानी संगीत के द्वारा प्रभावित होने का मतलब क्या है। क्लोजेस्ट इन का मतलब बड़ी घनिष्ठता से है ना, इट्स फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो संगीत है ना, बांसुरी की धुन, उसमें भी फ्रेज होते हैं, उसमें भी सेंटेंस होते हैं जैसे मानव आवाज में होते हैं, है ना। तो इसको सुनने का मतलब यह है कि इस प्रकार के जो वाक्य और इस प्रकार की जो फ्रेजेज है उनको समझ पाना। आइए लिखा इट्स मोटिव फोर्स, और बच्चे जो संगीत की जो बांसुरियां होती है ना, इनका मोटिव फोर्स यानी इनका जो प्रेरक बल होता है, दैट टू इज लिविंग ब्रेथ, वो भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का लिविंग ब्रेथ यानी कि एक प्रकार का जीवंत श्वास है। इट टू नीड्स टू पोज, इसे भी ठहरने की आवश्यकता होती है, एंड ब्रेथ, इसे भी सांस लेने की आवश्यकता होती है। बिफोर इट कैन गो ऑन, बिफोर इट कैन कंटिन्यू, उससे पहले कि बच्चे बांसुरी जो है लगातार बजती रहे, लगातार इसकी धुन बजती रहे, इसको भी क्या करना पड़ता है, हमारी तरह पोज करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है, ब्रेथ मानी इसको सांस लेना पड़ता है। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड, कि मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो सकता हूं। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड अर्थात कि मैं इतना ज्यादा प्रभावित हो सकता हूं, ये तो दैट से शुरू हो रहा है ना, तो इसको ऐसा सेंटेंस का वह पार्ट बच्चों जो दैट से शुरू होता है और दैट की का मतलब देता है, तो उसको नाउन क्लोज कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसे नाउन क्लोज कहते हैं। तो दैट आई कैन बी अफेक्टेड, दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड, बच्चों ध्यान दो, अफेक्टेड लिखा हुआ, इफेक्टेड नहीं है, इफेक्टेड होता भी नहीं है। इफेक्ट मानी होता प्रभाव, और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या प्रभावित होना, ये वर्ब है बच्चों, वो नाउन होता है। तो दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय ए फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, की बांसुरी के ऊपर कुछ परिचित वाक्यांशों को सुनकर के मैं इतना मगन हो सकता हूं, मैं इतना डूब सकता हूं, मैं इतना प्रभावित हो सकता हूं, मुझे पहली बार, खुद को पहली बार पता चला है। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, अर्थात स्वयं मुझे पहली बार क्या करता है, ताज्जुब में डालता है, स्वयं मुझे पहली बार बच्चों हैरान कर देता है। मुझे खुद को बड़ा ताज्जुब होता है कि बांसुरी के ऊपर सुनी सुनाई कुछ एक रागों को सुनकर के, कुछ एक धुनों को सुनकर के मैं बावड़ा हो जाता हूं। फॉर बिकॉज ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स, क्योंकि बच्चों इससे पहले के जो मौके अवसर हैं, दैट आई रिटर्न होम, जबकि मैं घर लौटा, आफ्टर लॉन्ग एब्सेंस अब्रोड, यानी बच्चों विदेश में काफी लंबे समय तक प्रवास के पश्चात, विदेश में काफी लंबे समय तक प्रवास के पश्चात जब मैं अपने घर लौटा, तो इससे पहले के जो कई अवसर हैं उनमें बच्चों आई हार्डली नोटिस, अर्थात ऐसा बांसुरी के प्रति ऐसा लगाव, ऐसा आकर्षण मैंने मुश्किल से महसूस किया था। सच डिटेल्स, आई हार्डली नोटिस सच डिटेल्स, अर्थात इतना जो है विस्तार डिटेल के साथ बच्चों मैंने इतना आकर्षण पहले महसूस नहीं किया था। एंड सर्टेनली, और निश्चित रूप से आई हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस, और बच्चों निश्चित रूप से मैंने उनको उतना महत्व नहीं दिया, एज आई नाउ डू, जितना महत्व की जो है मैं अब दे रहा हूं, अब देता हूं। तो ये विक्रम सेठ है बच्चों, और ये पार्ट है एन एक्सट्रैक्ट, अर्थात एक अंश है बच्चों, कहां से लिया गया, फ्रॉम हेवन लेक। बच्चों हेवन लेक नाम की उनकी जो प्रसिद्ध कृति है,
उनकी बच्चों जो उनका जो फेमस वर्क अर्थात उनकी जो प्रसिद्ध कृति है उस हेवन लेक नाम की जो पुस्तक है उसमें से बच्चों आपका एक चैप्टर लिया गया है। ऑन द फॉलोइंग मैप मार्क आउट द रूट, आप बच्चे जो नीचे दिया गया नक्शा है ना, इसके ऊपर आप उस मार्ग को चिन्हित करो विच द ऑथर थॉट ऑफ, जिस पर से ऑथर आने की उसने सोची थी बट डिड नॉट टेक, परंतु बच्चों डिड नॉट टेक टू दिल्ली, परंतु दिल्ली आने के लिए उसने वो मार्ग पकड़ा नहीं, लेकिन उसके बारे में बोला था, सोचा था। तो उसको आप चिन्हित करो और आप अपने ज्योग्राफी के टीचर की क्या ले सकते हो, मदद ले सकते हो। फाइंड आउट द पॉसिबल रूट्स बाय रेल, बच्चों उन संभावित मार्गों का पता लगाओ जो रेल के द्वारा, रोड के द्वारा, एयर के द्वारा, है ना, वायुमंडल में, ठीक है, वायुयान बैठ करके फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये बच्चों भूगोल की बातें हैं, ज्योग्राफी की बातें हैं। तो जो सामाजिक वाले सर है ना, उनसे आप जानो कि कौन कौन से वायु मार्ग हैं, कौन कौन से जल मार्ग हैं, ये सब चीजें वो आपको विस्तार से क्या करेंगे, समझाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आज की बात यही समाप्त, और आगे वाली अगली क्लास में। नमस्कार।